नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो आपके दिल के काफ़ी करीब होगी। जी हाँ, बात करेंगे घर खरीदने की। वैसे वो हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज हम कुछ खास बात करने जा रहे हैं। वो ये कि हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के पिछले 2-3 साल काफ़ी बुरे थे और यही हाल लगभग रियल एस्टेट मार्केट का भी था। इसीलिए हमने देखा कि दामों में ऐसी कोई खास बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिखी। उम्मीद जरूर की जा रही थी कि दाम कम होंगे, वो भी होते हुए नहीं दिखे। तो अब जब हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में एक सुधार आता हुआ दिख रहा है, एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है और साथ में ही हम देख रहे हैं कि महंगाई भी कोई कम नहीं हुई है, ऐसे में क्या आगे चलते हुए घरों के दाम बढ़ सकते हैं? और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं घर खरीदने के लिए, क्या उनके लिए सही वक्त है? $1 मिलियन क्वेश्चन जो हम हमेशा पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से, घर खरीदने का सही वक्त क्या? तो आज इन्हीं सभी बातों पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ आज स्टूडियो में 2 खास मेहमान है। स्वागत कीजिए मेरे साथ उनका। पंकज कपूर साहब, CEO लाइसेंस फोरास, और अरविंद नंदन साहब, हमारे प्रॉपर्टी गुरु और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर शुरुआत पंकज जी मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि रिसर्च आप करते हैं, आपकी रिसर्च फर्म है, काफी डेटा आपके पास होता है। डेटा को अगर देखें तो क्या कहता है? ये जो सारे मेरे प्रश्न हैं, अगर हम एक साथ मिला दें, इकोनॉमी की बात करें, सेल्स की बात करें, डिमांड की बात करें, और जो आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर कॉस्टिंग की बात करें और स्टॉक जो बचा हुआ उसकी बात करें, तो सब मिला के तस्वीर क्या कह रही है? अभी तस्वीर यही बता रही है कि प्राइस ऊपर बढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसका 2-3 रीज़न है। आज के ही जो प्राइस पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो अनप्रोडक्टिव हैं, क्योंकि उस पर सेल्स नहीं है, इन्वेंट्री बहुत ही ज़्यादा ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर हम 36 मंथ्स की इन्वेंट्री पे बैठे हुए हैं। अगर आप सिटी टू सिटी वाइज चले जाइए, मुंबई कुछ 55 या 60 मंथ्स की इन्वेंट्री के ऊपर आ गई है, और एक एफिशिएंट मार्केट के लिए 8 से 10 मंथ की इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो अगर हम ऑल इंडिया बेसिस पे 36 मंथ्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये बता रहा है कि डाउनसाइड प्रेशर ऑन द प्राइसेस लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी जब अच्छी होती है तो उसके साथ साथ लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन आज ही प्राइस और अफोर्डेबिलिटी के बीच में इतना ज़्यादा गैप है, जब तक प्राइस करेक्शन नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है कि एक प्राइस में प्रोडक्टिविटी आए और उसके बाद वो प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे। और दूसरा ये है कि आज के आस्पेक्ट्स में अगर आप देख लीजिए तो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसे अपसाइड प्राइस में नहीं दिख रही है। कंज्यूमर आज भी एक डिफ़िकल्ट स्टेट्स के ऊपर है कि जो आज प्राइस पॉइंट्स हैं उसके ऊपर उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और जहां वो अफोर्डेबल कर सकता है वहां वो जाके रह नहीं सकता। तो एक इस फैक्टर के अंदर रियलिटी फंसी हुई है। कॉस्टिंग के हिसाब से भी कॉस्ट बढ़ गए, क्योंकि जब प्राइस बढ़ते हैं तो साथ में कॉस्ट भी कैचअप करती है। तो एक कॉस्ट क्राइसिस के अंदर भी रियलिटी फंसी हुई दिख रही है। हालांकि जो नए बजट में काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है। अगर आप फाइनेंशियली भी देख लीजिए कि एक वक्त जब 2003-04 का था और आज का वक्त है, तो कुछ हद तक फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग करके भी हम अफोर्डेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशंस चेंज की और उसमें चीपर कैपिटल लाने की कोशिश की। उसके साथ अगर आप देखिए आज लोन भी जो है वो 30 साल के ऊपर एक्सटेंड कर दिए गए, जो एक वक्त पे 15 साल होता था। लेकिन जब तक प्राइस करेक्शन नहीं होएगा तब तक तो ये हाँ, लेकिन दिक्कत यही है, मजेदार बात भी यही है। अरविंद जी आपके पास आता हूं कि सारी बातें जो कह रहे हैं पंकज जी वो सही है, लेकिन इन सब बातों के बीच हमने 3-4 साल मेरे ख्याल से इंतजार किया, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया। अगर सारी थ्योरी हम माने तो प्राइस को नीचे आना चाहिए था, वो हमने देखा कि वो नीचे नहीं आए हैं। लेकिन अब जब जिसकी मैं बात कर रहा था कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार आता हुआ दिख रहा है, सेंटिमेंट्स थोड़े सुधर रहे हैं, तो जो चीज आज तक नीचे नहीं आई थी लेकिन अब उसके ऊपर जाने की उम्मीद लग रही, क्योंकि मुझे लगता है जिन लोगों ने घर अभी तक खरीदने का डिसीजन पोस्टपोन किया था, अब शायद उनमें से आधे लोग या 1/4 लोग भी आगे आ गए, तो डिमांड थोड़ी सी तो क्रिएट होती हुई दिखाई देगी ही। तो ऐसे में आपको लगता है कि थोड़ा यहां पर अंदेशा है कि भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बिल्डर इसी पे राग में रहते हैं। जी हाँ, वैसे पंकज जी ने जो कहा वो बातें मूलभूत रूप में या फंडामेंटल तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल सच हैं, 16 माने सच हैं। ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो डिमांड है और जो सप्लाई है दोनों में एक मिसमैच है। लेकिन सबसे जो अजीब सी बात यह है कि डिमांड किसी एक सेगमेंट में ज़्यादा बढ़ रही है या बढ़ी हुई है पहले से, और सप्लाई जनरली दूसरी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ऐड की गई है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो EMI इंसुलेटेड सेगमेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो 3 BHK की सप्लाई बहुत ऐड की जाती है सारे बड़े शहरों में, जबकि हो सकता है जो मूलभूत डिमांड है
वो शायद 1 BHK या 2 BHK तक सीमित होगी। अब इन सब बातों को एक साथ रख के अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 वर्षों से जो सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग थी, मिसिंग लिंक इन द चेन था, वो ये था कि एक कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी कमी थी। एक तो इकोनॉमी डाउन थी, देश में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी अनस्टेबल सा था, और साथ में ग्लोबल इकोनॉमी भी ऐसी हो गई थी कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रह गया था। लोग में कंज्यूमर भी आते हैं, चाहे फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वो भी आते हैं। अब एक ऐसी स्थिति बन रही है पिछले कुछ महीनों से जहां पर वो कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिख रहा है, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को भी देखें तो यूएस में कुछ सुधार हुआ है। हालांकि दिसंबर के बाद कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग से दोबारा फर्क पड़ेगा। यूरोप में अगर आप देखें तो वहाँ अब तो ये हो गया है कि डिफ्लेशन की मार्केट बन गई है जी। तो वहाँ भी अब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लेके आ गया है ईसीबी। सारी बातों को मिलाकर देखें तो भारत एक ऐसे समय पर अपना सुधार कर रहा है जब ग्लोबल मार्केट आज भी पूरी तरह उभरे नहीं है, हालांकि सुधार की दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी निकलता है कि धीरे धीरे जो फंड्स हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो फंड्स हैं वो भी अब भारत का रुख करना चाहेंगे। साथ में लोगों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो कुछ इंप्रूव हुई है, जीडीपी में इंप्रूवमेंट आया है, प्रोजेक्शंस में इंप्रूवमेंट आया है। और एक बात और हुई है कि लोगों को पिछले 1-1.5 वर्ष से ये अंदाजा था कि चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद पता नहीं क्या बदलाव होगा। जो बदलाव होना था वो हो चुका है। अब ये आश्वासन है कि अगले 5 वर्षों तक जो भी होगा एक सतत रूप से सरकार चलेगी। सारी बातों को रख के देखा जाए तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो हुई है। हालांकि पंकज जी जैसा कह रहे थे कि सप्लाई इस समय कुछ सेगमेंट्स में काफी ज्यादा है, पर मुझे ऐसा ये भी अंदेशा है कि वो सप्लाई जो अधिक सप्लाई है वो शायद उन सेगमेंट्स के लिए नहीं पूरी पड़ रही है जिनमें जहां एक्चुअल डिमांड है आपकी। तो डिमांड काफी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, थोड़ा सा अगर मॉनेटरी ईजिंग आएगी तो अपने आप वो डिमांड जो है वो रियल एस्टेट मार्केट पे इम्पैक्ट करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ तुरंत नहीं, लेकिन आने वाले कुछ समय 1-1.5 साल बाद हमें जरूर रियल एस्टेट मार्केट में मजबूती दिखाई पड़ सकती है। राइट, तो यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में मजबूती यानी कि जो दाम में बढ़ोतरी वो होती दिखाई दे सकती है। और भी फैक्टर हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं, मसलन ब्याज दरें। तो ये सब बातें हम करेंगे कि ब्याज दरों का किस तरह का इंपैक्ट रहेगा आने वाले वक्त में, क्या आगे चलते हुए ब्याज दरों में कमी आती हुई दिखाई देगी, क्या संकेत है इकोनॉमी में इसके, और फिर सबसे बड़ा पॉइंट कि क्या आपके लिए घर खरीदने का वक्त आ गया या ये वक्त सही है। चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पत्रकारिता का मतलब है खबर दिखाना, ना कि अफवाह फैलाना। खबर जो हो सच के आधार पर, जो हो सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय, जो इस उलझी दुनिया को आम आदमी के लिए सुलझा दे और सामने लाए हर पहलू निडरता से। इंडिया 9 बजे, बेबाक, बेखौफ, सिर्फ IBN 7 पर। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो आपके दिल के काफ़ी करीब होगी। जी हाँ, बात करेंगे घर खरीदने की। वैसे वो हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज हम कुछ खास बात करने जा रहे हैं। वो ये कि हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के पिछले 2-3 साल काफ़ी बुरे थे और यही हाल लगभग रियल एस्टेट मार्केट का भी था। इसीलिए हमने देखा कि दामों में ऐसी कोई खास बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिखी। उम्मीद जरूर की जा रही थी कि दाम कम होंगे, वो भी होते हुए नहीं दिखे। तो अब जब हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में एक सुधार आता हुआ दिख रहा है, एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, और साथ में ही हम देख रहे हैं कि महंगाई भी कोई कम नहीं हुई है, ऐसे में क्या आगे चलते हुए घरों के दाम बढ़ सकते हैं? और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं घर खरीदने के लिए, क्या उनके लिए सही वक्त है? $1 मिलियन क्वेश्चन जो हम हमेशा पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से, घर खरीदने का सही वक्त क्या? तो आज इन्हीं सभी बातों पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ आज स्टूडियो में 2 खास मेहमान है। स्वागत कीजिए मेरे साथ उनका। पंकज कपूर साहब, CEO लाइसेंस फोरास, और अरविंद नंदन साहब, हमारे प्रॉपर्टी गुरु और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर शुरुआत
शुरुआत पंकज जी मैं आपसे करता हूं, क्योंकि रिसर्च आप करते हैं, आपकी रिसर्च फर्म है, काफ़ी डेटा आपके पास होता है। डेटा को अगर देखें तो क्या कहता है? ये जो सारे मेरे प्रश्न हैं अगर हम एक साथ मिला दें, इकोनॉमी की बात करें, सेल्स की बात करें, डिमांड की बात करें और जो आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर कॉस्टिंग की बात करें और स्टॉक जो बचा हुआ उसकी बात करें, तो सब मिला के तस्वीर क्या कह रही है? अभी तस्वीर यही बता रही है कि प्राइस ऊपर बढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसका 2-3 रीज़न है। आज के ही जो प्राइस पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो अनप्रोडक्टिव हैं, क्योंकि उस पर सेल्स नहीं है, इन्वेंट्री बहुत ही ज़्यादा ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर हम 36 मंथ्स की इन्वेंट्री पे बैठे हुए हैं। अगर आप सिटी टू सिटी वाइज चले जाइए, मुंबई कुछ 55 या 60 मंथ्स की इन्वेंट्री के ऊपर आ गई है, और एक एफिशिएंट मार्केट के लिए 8 से 10 मंथ की इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो अगर हम ऑल इंडिया बेसिस पे 36 मंथ्स के ऊपर बैठे हुए हैं तो ये बता रहा है कि डाउनसाइड प्रेशर ऑन द प्राइसेस लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी जब अच्छी होती है तो उसके साथ साथ लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन आज ही प्राइस और अफोर्डेबिलिटी के बीच में इतना ज़्यादा गैप है। जब तक प्राइस करेक्शन नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है कि एक प्राइस में प्रोडक्टिविटी आए और उसके बाद वो प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे। और दूसरा ये है कि आज के आस्पेक्ट्स में अगर आप देख लीजिए तो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसे अपसाइड प्राइस में नहीं दिख रही है। कंज्यूमर आज भी एक डिफ़िकल्ट स्टेट्स के ऊपर है कि जो आज प्राइस पॉइंट्स हैं उसके ऊपर उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और जहां वो अफोर्डेबल कर सकता है वहां वो जाके रह नहीं सकता। तो एक इस फैक्टर के अंदर रियलिटी फंसी हुई है। कॉस्टिंग के हिसाब से भी कॉस्ट बढ़ गए, क्योंकि जब प्राइस बढ़ते हैं तो साथ में कॉस्ट भी कैचअप करती है। तो एक कॉस्ट क्राइसिस के अंदर भी रियलिटी फंसी हुई दिख रही है। हालांकि जो नए बजट में काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है। अगर आप फाइनेंशियली भी देख लीजिए कि एक वक्त जब 2003-04 का था और आज का वक्त है, तो कुछ हद तक फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग करके भी हम अफोर्डेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तब गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशंस चेंज की और उसमें चीपर कैपिटल लाने की कोशिश की। उसके साथ अगर आप देखिए आज लोन भी जो है वो 30 साल के ऊपर एक्सटेंड कर दिए गए, जो एक वक्त पे 15 साल होता था। लेकिन जब तक प्राइस करेक्शन नहीं होएगा तब तक तो ये हाँ, लेकिन दिक्कत यही है, मजेदार बात भी यही है। अरविंद जी आपके पास आता हूं कि सारी बातें जो कह रहे हैं पंकज जी वो सही है, लेकिन इन सब बातों के बीच हमने 3-4 साल मेरे ख्याल से इंतजार किया, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया। अगर सारी थ्योरी हम माने तो प्राइस को नीचे आना चाहिए था, वो हमने देखा कि वो नीचे नहीं आए हैं। लेकिन अब जब जिसकी मैं बात कर रहा था कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार आता हुआ दिख रहा है, सेंटिमेंट्स थोड़े सुधर रहे हैं, तो जो चीज आज तक नीचे नहीं आई थी लेकिन अब उसके ऊपर जाने की उम्मीद लग रही, क्योंकि मुझे लगता है जिन लोगों ने घर अभी तक खरीदने का डिसीजन पोस्टपोन किया था, अब शायद उनमें से आधे लोग या 1/4 लोग भी आगे आ गए, तो डिमांड थोड़ी सी तो क्रिएट होती हुई दिखाई देगी ही। तो ऐसे में आपको लगता है कि थोड़ा यहाँ पर अंदेशा है कि भाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बिल्डर इसी पे राग में रहते हैं। जी हाँ, वैसे पंकज जी ने जो कहा वो बातें मूलभूत रूप में या फंडामेंटल तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल सच हैं, 16 आने सच हैं। ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो डिमांड है और जो सप्लाई है दोनों में एक मिसमैच है। लेकिन सबसे जो अजीब सी बात यह है कि डिमांड किसी एक सेगमेंट में ज़्यादा बढ़ रही है या बढ़ी हुई है पहले से, और सप्लाई जनरली दूसरी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ऐड की गई है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो EMI इंसुलेटेड सेगमेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो 3 BHK की सप्लाई बहुत ऐड की जाती है सारे बड़े शहरों में, जबकि हो सकता है जो मूलभूत डिमांड है वो शायद 1 BHK या 2 BHK तक सीमित होगी। अब इन सब बातों को एक साथ रख के अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 वर्षों से जो सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग थी, मिसिंग लिंक इन द चेन था, वो ये था कि एक कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी कमी थी। एक तो इकोनॉमी डाउन थी, देश में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी अनस्टेबल सा था, और साथ में ग्लोबल इकोनॉमी भी ऐसी हो गई थी कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रह गया था। लोग में कंज्यूमर भी आते हैं, चाहे फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वो भी आते हैं। अब एक ऐसी स्थिति बन रही है पिछले कुछ महीनों से जहाँ पर वो कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिख रहा है, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को भी देखें तो यूएस में कुछ सुधार हुआ है। हालांकि दिसंबर के बाद कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग से दोबारा फर्क पड़ेगा। यूरोप में अगर आप देखें तो वहाँ अब तो ये हो गया है कि डिफ्लेशन की मार्केट बन गई है, तो वहाँ भी अब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लेके आ गया है ECB। सारी बातों को मिलाकर देखें तो भारत एक ऐसे समय पर अपना सुधार कर रहा है जब ग्लोबल मार्केट आज भी
पूरी तरह उभरे नहीं है, हालांकि सुधार की दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी निकलता है कि धीरे धीरे जो फंड्स हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो फंड्स हैं वो भी अब भारत का रुख करना चाहेंगे। साथ में लोगों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो कुछ इंप्रूव हुई है, जीडीपी में इंप्रूवमेंट आया है, प्रोजेक्शंस में इंप्रूवमेंट आया है। और एक बात और हुई है कि लोगों को पिछले 1-1.5 वर्ष से ये अंदाजा था कि चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद पता नहीं क्या बदलाव होगा। जो बदलाव होना था वो हो चुका है। अब ये आश्वासन है कि अगले 5 वर्षों तक जो भी होगा एक सतत रूप से सरकार चलेगी। सारी बातों को रख के देखा जाए तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो हुई है। हालांकि पंकज जी जैसा कह रहे थे कि सप्लाई इस समय कुछ सेगमेंट्स में काफी ज्यादा है, पर मुझे ऐसा ये भी अंदेशा है कि वो सप्लाई जो अधिक सप्लाई है वो शायद उन सेगमेंट्स के लिए नहीं पूरी पड़ रही है जिनमें जहां एक्चुअल डिमांड है आपकी। तो डिमांड काफी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, थोड़ा सा अगर मॉनेटरी ईजिंग आएगी तो अपने आप वो डिमांड जो है वो रियल एस्टेट मार्केट पे इम्पैक्ट करेगी। इसलिए मैं समझता हूं तुरंत नहीं, लेकिन आने वाले कुछ समय 1-1.5 साल बाद हमें जरूर रियल एस्टेट मार्केट में मजबूती दिखाई पड़ सकती है। राइट, तो यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में मजबूती यानी कि जो दाम में बढ़ोतरी वो होती दिखाई दे सकती है। और भी फैक्टर हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं, मसलन ब्याज दरें। तो ये सब बातें हम करेंगे कि ब्याज दरों का किस तरह का इंपैक्ट रहेगा आने वाले वक्त में, क्या आगे चलते हुए ब्याज दरों में कमी आती हुई दिखाई देगी, क्या संकेत है इकोनॉमी में इसके, और फिर सबसे बड़ा पॉइंट कि क्या आपके लिए घर खरीदने का वक्त आ गया या ये वक्त सही है। चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पहली बार कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल, जहां पर बात हो रही है कि क्या प्रॉपर्टी के भाव बढ़ सकते हैं जबकि इकोनॉमी में सुधार देखने को मिल रहा है, सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहे हैं, और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो क्या सही वक्त होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, यहाँ पर ब्रेक से पहले अरविंद जी जैसा बता रहे थे कि बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि डिमांड किसी एक सेगमेंट में है और कैटरिंग किसी दूसरे सेगमेंट की हो रही है, और मैक्सिमम जो अब उसके कई कारण हो सकते हैं जैसा उन्होंने भी कहा, लेकिन बहुत ही अनबैलेंस सिचुएशन है। तो आपको क्या लगता है ये सिचुएशन क्यों पैदा होती है? क्या बिजनेस की समझ में कहीं प्रॉब्लम है या किस कारण से इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, जबकि आपके पास डिमांड भी खूब सारी है और पैसे भी हैं लोगों के पास, लेकिन प्राइस पॉइंट शायद मैच नहीं करते? देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बनता है कि हम एक तरफ बात करते हैं हमें इतने हाउसेस की नीड है, और जबकि हम उसे कैटर नहीं कर पाते हैं, और दूसरी तरह हम ये बात करते हैं इतनी इन्वेंट्री बढ़ रही है। आज हमारे देश में इन्वेंट्री की कितनी भी इन्वेंट्री करें वो एब्जॉर्ब होनी चाहिए। क्वेश्चन ये हो जाता है कि प्राइस पॉइंट जब बढ़ जाते हैं तो उस डिमांड को इनएलिजिबल कर देते हैं। आज मेरे पास 18 मिलियन हाउसेस की ज़रूरत है, और उसके जो आज का सप्लाई है वो अगर हम देख लें तो ज़्यादातर HIG और ऊपर के वर्क के लिए ही बनती है सारे डेवलपर की सप्लाई, उसका सेगमेंट केवल 4.5% है। तो हम आज के सप्लाई को देख रहे हैं तो हमारा सप्लाई का जो डायनामिक्स दिख रहा है वो बता रहा है कि हम केवल 4.5% की डिमांड को ही कैटर करने के लिए सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, और जो 96% है वो कम्प्लीटली इग्नोर्ड पड़ा है। अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्वेश्चन ये आता है कि आज हमने अपनी सारी पॉलिसी इन्वेस्टर ड्रिवन बनाई, और जब हम शॉर्टेज की बात करते हैं तो हम एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि ये प्राइस बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए, और उसमें ही सबसे बड़ी इश्यूज़ आ रहे हैं कि आज मुझे लैंड एफिशिएंसीज की ज़रूरत है। सब जगह पे लैंड के प्राइजेस ईयर ऑन ईयर डबल हो रहे हैं, तो आज हम चाह के भी इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स और जो डायरेक्शन गवर्नमेंट की लग रही है वो कुछ हद तक लैंड एफिशिएंसीज लाने की बात कर रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये प्राइस में बढ़ोतरी होनी नहीं चाहिए अगर हमको इस डिमांड को फुलफिल करना है, और इस डिमांड को अगर मुझे कैटर करना है, जो हमारा एक विज़न बना है कि 2022 तक जो है मैं हाउसिंग फॉर ऑल लेके आना चाहता है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन करना है, अगर उस कॉस्ट एफिशिएंसी को अगर मुझे मेंटेन करना है तो हमें प्राइस पैरिटी लेके आनी चाहिए। हमें LIG MIG के लिए घर बनाने चाहिए, लेकिन वो घर एक अर्बन सेंटर में बनने चाहिए। आप ये बोलिए कि आपको मैं LIG का घर जो है
वो शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पे देने वाला हूँ तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो इस एस्पेक्ट से अगर इकोनॉमिक बैलेंस बनाना है जी, और लैंड एफिशिएंसीज लेके आनी चाहिए, और अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ तत्पर है और करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस बढ़ेंगे। राइट। खैर, सरकार पे काफ़ी कुछ निर्भर होगा क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसी चेंजेस हमने आते हुए देखे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे भी इस दिशा में चीज़ें होती नजर आएंगी। अरविंद जी, यहाँ पर एक और अहम चीज़ है, वो है ब्याज दरें। और हमने अभी हाल ही में संकेत देखे हैं कि कुछ बैंक्स ने अपनी जो फिक्स लोन स्कीम है उनको प्रमोट करना शुरू किया। आमतौर पर संकेत ऐसा देखा जाता है कि आने वाले वक्त में ब्याज दरें गिरेंगी, इसलिए वो चाहते हैं ग्राहक फिक्स पे आए। तो ब्याज दरें गिरेंगी तो डेफिनेटली माहौल और सुधरता हुआ नजर आएगा, डिमांड और बढ़ती हुई। तो क्या ये फैक्टर कोई जो हमारा मूल सवाल है कि क्या आगे दाम बढ़ सकते हैं, उसमें आपको लगता है कोई अहम रोल प्ले करेगा? ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हालांकि ये एक लौता फैक्टर नहीं होगा जी, पर ये ज़रूर है कि ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। पहला सवाल तो ये है कि क्या ब्याज दरें अब बहुत ज़्यादा घटेंगी या बढ़ेंगी? ऐसा लगता नहीं है, इस समय इंडिकेशंस ऐसे नहीं हैं। इन्फ्लेशन हालांकि आज भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ब्याज दरों में चेंज होगा। कम से कम आने वाले कुछ 5-6 महीने में इसकी 5-6 महीने नहीं। और हमारा जो कहने का आधार है, जो मैंने एक इंडिकेशन दिया, साथ में कुछ रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल एजेंसी जिनको लगता है कि नोमुरा जैसी एजेंसीज वगैरह जिनको लगता है कि भारत में आने वाले 1-8 साल के अंदर ब्याज दरों में एक सिग्निफिकेंट कटौती होते तो हुए ये इस साल के अंदर ना होके 2015 और खासकर वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद से इसकी संभावना बन सकती है। इससे बहुत सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आप ब्याज दरों को थोड़ा भी मैनिपुलेट करते हैं तो वो डिमांड पे बहुत इफेक्ट डालता है। जो एक आम बोरोवर है, जो ईएमआई डिपेंडेंट बोरोवर है, उसके लिए बहुत मैटर करता है कि वो किस रेट पर ब्याज ले रहा है, लोन ले रहा है और फ्यूचर में उसकी सर्विस करने की कैपेबिलिटी क्या है। तो मैं समझता हूँ इस पर काम होना तो बहुत ज़रूरी है, होगा ज़रूर। लेकिन अगर कोई तुरंत कोशिश कर रहा है या सोच रहा है कि शायद दिवाली के आसपास कुछ हो जाए या क्रिसमस के आसपास हो जाए, उसकी संभावना बहुत ही कम नज़र आती है फिलहाल। राइट। चलिए, तो यहाँ पर ये कुछ और फैक्टर रहे जिनका असर हमें पड़ते हुए दिखता है डिमांड पर, भाव पर। लेकिन फिलहाल दोनों ही गेस्ट जैसा कह रहे हैं कि शायद तुरंत तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इनके दूरगामी असर जरूर हो सकते हैं। फिर वही बात आ गई कि अभी आप क्या करेंगे? तो बस थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम यही सीधा सवाल लेकर आ रहे हैं कि क्या इस वक्त आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी सामने है। क्या इसमें आपको कुछ फायदा मिलेगा? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ऊपर के वर्क के लिए ही बनती है सारे डेवलपर की सप्लाई, उसका सेगमेंट केवल 4.5% है। तो हम आज के सप्लाई को देख रहे हैं तो हमारा सप्लाई का जो डायनामिक्स दिख रहा है वो बता रहा है कि हम केवल 4.5% की डिमांड को ही कैटर करने के लिए सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, और जो 96% है वो कंप्लीटली इग्नोर्ड पड़ा है। अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्वेश्चन ये आता है कि आज हमने अपनी सारी पॉलिसी इन्वेस्टर ड्रिवन बनाई, और जब हम शॉर्टेज की बात करते हैं तो हम एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि ये प्राइस बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए, और उसमें ही सबसे बड़ी इश्यूज आ रहे हैं कि आज मुझे लैंड एफिशिएंसीज की ज़रूरत है। सब जगह पे लैंड के प्राइजेस ईयर ऑन ईयर डबल हो रहे हैं, तो आज हम चाह के भी इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स और जो डायरेक्शन गवर्नमेंट की लग रही है वो कुछ हद तक लैंड एफिशिएंसीज लाने की बात कर रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये प्राइस में बढ़ोतरी होनी नहीं चाहिए अगर हमको इस डिमांड को फुलफिल करना है। और इस डिमांड को अगर मुझे कैटर करना है, जो हमारा एक विज़न बना है कि 2022 तक जो है मैं हाउसिंग फॉर ऑल लेके आना चाहता है, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन करना है। अगर उस कॉस्ट एफिशिएंसी को अगर मुझे मेंटेन करना है तो हमें प्राइस पैरिटी लेके आनी चाहिए। हमें LIG MIG के लिए घर बनाने चाहिए, लेकिन वो घर एक अर्बन सेंटर में बनने चाहिए। आप ये बोलिए कि आपको मैं LIG का घर जो है वो शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पे देने वाला हूँ तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो इस एस्पेक्ट से अगर इकोनॉमिक बैलेंस बनाना है जी, और लैंड एफिशिएंसीज लेके आनी चाहिए, और अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ तत्पर है और करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस बढ़ेंगे।
राइट। खैर सरकार पे काफ़ी कुछ निर्भर होगा क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसी चेंजेस हमने आते हुए देखे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे भी इस दिशा में चीज़ें होती नजर आएंगी। अरविंद जी, यहाँ पर एक और अहम चीज़ है, वो है ब्याज दरें। और हमने अभी हाल ही में संकेत देखे हैं कि कुछ बैंक्स ने अपनी जो फिक्स लोन स्कीम है उनको प्रमोट करना शुरू किया। आमतौर पर संकेत ऐसा देखा जाता है कि आने वाले वक्त में ब्याज दरें गिरेंगी, इसलिए वो चाहते हैं ग्राहक फिक्स पे आए। तो ब्याज दरें गिरेंगी तो डेफिनेटली माहौल और सुधरता हुआ नजर आएगा, डिमांड और बढ़ती हुई। तो क्या ये फैक्टर कोई जो हमारा मूल सवाल है कि क्या आगे दाम बढ़ सकते हैं, उसमें आपको लगता है कोई अहम रोल प्ले करेगा? ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हालांकि ये एक लौता फैक्टर नहीं होगा जी, पर ये जरूर है कि ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। पहला सवाल तो ये है कि क्या ब्याज दरें अब बहुत ज़्यादा घटेंगी या बढ़ेंगी? ऐसा लगता नहीं है, इस समय इंडिकेशंस ऐसे नहीं हैं। इन्फ्लेशन हालांकि आज भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ब्याज दरों में चेंज होगा। कम से कम आने वाले कुछ 5-6 महीने में इसकी 5-6 महीने नहीं। और हमारा जो कहने का आधार है, जो मैंने एक इंडिकेशन दिया, साथ में कुछ रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल एजेंसी जिनको लगता है कि नोमुरा जैसी एजेंसीज वगैरह जिनको लगता है कि भारत में आने वाले 1-8 साल के अंदर ब्याज दरों में एक सिग्निफिकेंट कटौती होते तो ये इस साल के अंदर ना होके 2015 और खासकर वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद से इसकी संभावना बन सकती है। इससे बहुत सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आप ब्याज दरों को थोड़ा भी मैनिपुलेट करते हैं तो वो डिमांड पे बहुत इफेक्ट डालता है। जो एक आम बोरोवर है, जो EMI डिपेंडेंट बोरोवर है, उसके लिए बहुत मैटर करता है कि वो किस रेट पर ब्याज ले रहा है, लोन ले रहा है और फ्यूचर में उसकी सर्विस करने की कैपेबिलिटी क्या है। तो मैं समझता हूँ इस पर काम होना तो बहुत ज़रूरी है, होगा ज़रूर। लेकिन अगर कोई तुरंत कोशिश कर रहा है या सोच रहा है कि शायद दिवाली के आसपास कुछ हो जाए या क्रिसमस के आसपास हो जाए, उसकी संभावना बहुत ही कम नज़र आती है फिलहाल। राइट। चलिए, तो यहाँ पर ये कुछ और फैक्टर रहे जिनका असर हमें पड़ते हुए दिखता है डिमांड पर, भाव पर। लेकिन फिलहाल दोनों ही गेस्ट जैसा कह रहे हैं कि शायद तुरंत तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इनके दूरगामी असर जरूर हो सकते हैं। फिर वही बात आ गई कि अभी आप क्या करेंगे, तो बस थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम यही सीधा सवाल लेकर आ रहे हैं कि क्या इस वक्त आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी सामने है, क्या इसमें आपको कुछ फायदा मिलेगा? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। छुटकर जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई। क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्या घरों के दाम बढ़ सकते हैं और ऐसे में क्या ये आपके लिए सही वक्त है घर खरीदने का। पंकज जी, अभी तक हमने जितनी भी बात की, अब अगर उसके सार पे पहुंचे, क्योंकि दर्शक हमारे यही जानना चाहेंगे कि वो अभी क्या करें। बहुत सारे सवाल हमारे पास प्रॉपर्टी गुरु में आते हैं, अरविंद जी भी हर हफ्ते कईयों का जवाब देते हैं कि सब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसी का बजट 20 लाख है तो किसी का 80 लाख तक है, तो लोगों के पास एक पोटेंशियल तो है, निवेश भी करना है, उन्हें घर खरीदना भी है। बस वो यही पूछते हैं कि राइट टाइम क्या ये है कि अभी खरीदूं। तो आपको क्या लगता है, जो सारी बातें हमने की कि अब लॉन्ग टर्म में चीज़ें जो भी हों, लेकिन अगर हम ये अगले 5-6 महीने की बात करें तो क्या लोगों को फिलहाल घर खरीदना एक अच्छा सौदा रहेगा, उनके लिए ठीक रहेगा? देखिए, कभी भी कोई वक्त बुरा नहीं होता। एक वैल्यू बराबर होनी चाहिए एक घर की, उस वैल्यू के अंदर एक बढ़ोतरी होनी चाहिए। एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि आज भी आप घर खरीदिए। डेवलपर्स हैं जो आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं, डेवलपर्स हैं जो डायरेक्टली रिडक्शन नहीं करते हैं लेकिन कई तरीके से आपको एकोमोडेट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए तो कोई भी वक्त खराब नहीं है। आप ये ज़रूर देखिए कि जो घर आप खरीद रहे हैं उसकी आप EMI भर सकते हैं, अपने सेल्फ यूज़ के लिए है। और 2-3 एस्पेक्ट देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी घर खरीद रहे हैं वहाँ के रेंटल की बात कीजिए और आप देखिए कि अगर आप 3.5% से ऊपर की यील्ड उस मार्केट में आपके रेट के ऊपर मिल रही है तो वो प्राइस में प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन अगर आपकी वहाँ रेंटल यील्ड 2%, 1% के ऊपर चल रही है तो वहाँ पे जो है ये ज़रूरी लगता है कि आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं जब तक रेंटल बढ़े या फिर कैपिटल वैल्यू जो है वो कम हो, जिससे यील्ड बढ़ोतरी हो, तब आप वो खरीदें। उसके अलावा
निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता नहीं है कि ये अभी मार्केट है अवेलेबल जहाँ से एक अपसाइड बनी हुई है, अनलेस आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, डिस्ट्रेस वैल्यू में मिल रहा है, अच्छी लोकेशन पे मिल रहा है। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो आप ये ज़रूर देख लीजिए जो घर खरीद रहे हैं, अगर निवेश भी कर रहे हैं तो वो लिवेबल है कि नहीं है। और लिवेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आप एनसीआर का मार्केट देख लीजिए, नॉर्थ का बहुत सारा मार्केट है जो डेवलप सिटी से बहुत दूर जा कर के डेवलपर की सप्लाई है, कम्प्लीटली अनइनहैबिटेबल है। और वहाँ पे अगर आप ख़रीदते हैं तो शुरुआत की जो है डेवलपर इन्वेस्टर को बेच के एक प्राइस में एक्सुबरेंस ला करके दिखा तो सकता है कि इतना ऊपर उठ गया है, लेकिन उसके बाद आपको एग्जिट लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस प्रॉपर्टी का एंड यूज़ नहीं हो सकता। तो लिवेबिलिटी देखनी भी बहुत ज़रूरी होती है। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए, प्राइस में प्रोडक्टिविटी देखिए तो कोई भी वक्त बुरा नहीं है। राइट। तो अरविंद जी, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और डेफिनेटली डेवलपर्स कई तरह के ऑफर्स के साथ अब हमें बाजार में आते हुए दिखेंगे, तो क्या ये मौका बनता है कि आप जाएं एक बार फिर बैठें उन ऑफर्स के साथ, थोड़ी सी और बार्गेनिंग करें तो आपको एक अच्छी डील अभी भी मिल सकती है जो आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा दे? बिल्कुल। एक्चुअली जैसा पंकज जी ने कहा, एक ग्राहक को या जो बायर सेगमेंट है उसको आप दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक वो है जो अपने रहने के लिए खरीद रहा है और दूसरा वो है जो निवेशक है जो उसमें एप्रिसिएशन के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ये जो समय आ रहा है मेरे ख्याल से ये अच्छा समय होगा। जैसा ये कह रहे थे, फिर एक बार उसे जोड़ दूं कि अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं तो कोई समय बुरा नहीं होता। आपको ये देखना होता है कि जहाँ आप जा रहे हैं वो जगह उसमें लिवेबिलिटी, हैबिटेबिलिटी है या नहीं और भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा या नहीं। लेकिन अगर आप निवेशक के तौर पे खरीदते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सा समय है और वो कौन सी जगह है जहाँ पर इस समय कीमतें एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ से उनके ऊपर जाने के सारे कारण मौजूद हैं। अगर वो एक ऐसी जगह पर है, मान लीजिए आप उल्वे की बात कर लें या पनवेल की बात कर लें या किसी और ऐसी लोकेशन की बात कर लें जो कर्व में इस समय ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो जगह सही होती है। और अगर आप ऐसे समय पर लेते हैं जब इकोनॉमी में काफ़ी शेकआउट हो चुका है और अब आगे संभावनाएं अच्छा हो जाने की हैं, वो समय भी सही होता है। अगर आप इन दोनों बातों को एक के ऊपर एक रख दें तो आपके पास आसानी से कुछ समाधान आ जाएंगे। चाहे वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में हो या सिटी के अंदर कुछ ऐसे पॉकेट्स हों जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है और प्राइसेस अभी तक नहीं उठ पाई थी लेकिन अब उठेंगी। तो ऐसे सारे डॉट्स आपको एक नक्शे पर मैप कर लेने चाहिए। समय कोई बुरा नहीं होता। एक बार फिर इनकी बात को पुख्ता कर दूं, समय हमेशा सही होता है। फेस्टिव सीजन समय से मेरा तात्पर्य यही था कि फेस्टिव सीजन एक तरह से उसमें और घी में शक्कर की तरह है, जहां पर और आपको फ्रीबीज मिलती हैं। कई जगह तो बाय वन गेट वन टाइप की स्कीम्स भी आने लगी हैं। तो ये सारा अगर आप मिला लें तो मेरा ख्याल है अच्छा समय है, आपको निवेश करना चाहिए इस समय। राइट। चलिए, तो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सार यही रहेगा कि जैसा हम हमेशा कहते हैं इस समय कोई बुरा नहीं, लेकिन फिर भी एक जो बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या दाम गिर तो नहीं जाएंगे, क्या दाम बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएंगे। तो अभी शायद इन दोनों ही बातों में बहुत बड़ा कोई चेंज दिखे इसमें अभी वक्त कम से कम साल डेढ़ साल तक तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। और जहां तक बात है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में तो जरूर अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है और जिस तरह से अरविंद जी और पंकज जी ने दोनों ने कुछ पैरामीटर्स यहां पर बताए आपको, उनको आप अपने सामने रखिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। अगर आप खुद के रहने के लिए भी घर खरीदना चाहते हैं, जाहिर तौर पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 या 4 साल से अपना डिसीजन होल्ड करके रखा है, तो बिल्कुल यहां पर ले सकते हैं। कोई ड्रास्टिक चेंज यहां पर आता हुआ कम से कम 1 साल में तो नहीं दिखाई देगा। और उससे पहले जबकि कोई चेंज आएगा हम एक बार फिर साथ में बैठेंगे और फिर से चर्चा करेंगे आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए प्रॉपर्टी मार्केट में। पंकज जी, अरविंद जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस स्पेशल एडिशन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्या घरों के दाम बढ़ सकते हैं और ऐसे में क्या ये आपके लिए सही वक्त है घर खरीदने का। पंकज जी, अभी तक हमने जितनी भी बात की, अब अगर उसके सार पे पहुंचे, क्योंकि दर्शक हमारे यही जानना चाहेंगे कि वो अभी क्या करें। बहुत सारे सवाल हमारे पास प्रॉपर्टी गुरु में आते हैं, अरविंद जी भी हर हफ्ते कईयों का जवाब देते हैं कि सब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसी का बजट 20 लाख है तो किसी का 80 लाख तक है, तो लोगों के पास एक पोटेंशियल तो है, निवेश भी करना है, उन्हें घर खरीदना भी है, बस वो यही पूछते हैं कि राइट टाइम क्या ये है कि अभी खरीदूं। तो आपको क्या लगता है, जो सारी बातें हमने की कि अब लॉन्ग टर्म में चीज़ें जो भी हों, लेकिन अगर हम ये अगले 5-6 महीने की बात करें तो क्या लोगों को फिलहाल घर खरीदना एक अच्छा सौदा रहेगा, उनके लिए ठीक रहेगा? देखिए, कभी भी कोई वक्त बुरा नहीं होता, एक वैल्यू बराबर होनी चाहिए एक घर की, उस वैल्यू के अंदर एक बढ़ोतरी होनी चाहिए। एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि आज भी आप घर खरीदिए। डेवलपर्स हैं जो आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं, डेवलपर्स हैं जो डायरेक्टली रिडक्शन नहीं करते हैं लेकिन कई तरीके से आपको एकोमोडेट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए तो कोई भी वक्त ख़राब नहीं है। आप ये ज़रूर देखिए कि जो घर आप खरीद रहे हैं उसकी आप EMI भर सकते हैं, अपने सेल्फ यूज़ के लिए है। और 2-3 आस्पेक्ट देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी घर खरीद रहे हैं वहाँ के रेंटल की बात कीजिए और आप देखिए कि अगर आप 3.5% से ऊपर की यील्ड उस मार्केट में आपके रेट के ऊपर मिल रही है तो वो प्राइस में प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन अगर आपकी वहाँ रेंटल यील्ड 2%, 1% के ऊपर चल रही है तो वहाँ पे जो है ये ज़रूरी लगता है कि आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं जब तक रेंटल बढ़े या फिर कैपिटल वैल्यू जो है वो कम हो, जिससे यील्ड बढ़ोतरी हो, तब आप वो खरीदें। उसके अलावा निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता नहीं है कि ये अभी मार्केट है अवेलेबल जहाँ से एक अपसाइड बनी हुई है। अनलेस आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, डिस्ट्रेस वैल्यू में मिल रहा है, अच्छी लोकेशन पे मिल रहा है। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो आप ये ज़रूर देख लीजिए जो घर खरीद रहे हैं, अगर निवेश भी कर रहे हैं तो वो लिवेबल है कि नहीं है। और लिवेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आप NCR का मार्केट देख लीजिए, नॉर्थ का बहुत सारा मार्केट है जो डेवलप सिटी से बहुत दूर जा कर के डेवलपर की सप्लाई है, कम्प्लीटली अनइनहैबिटेबल है। और वहाँ पे अगर आप ख़रीदते हैं तो शुरुआत की जो है डेवलपर इन्वेस्टर को बेच के एक प्राइस में एक्जुबरेंस ला करके दिखा तो सकता है कि इतना ऊपर उठ गया है, लेकिन उसके बाद आपको एग्जिट लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस प्रॉपर्टी का एंड यूज़ नहीं हो सकता। तो लिवेबिलिटी देखनी भी बहुत ज़रूरी होती है। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए, प्राइस में प्रोडक्टिविटी देखिए तो कोई भी वक्त बुरा नहीं है। राइट। तो अरविंद जी, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और डेफिनेटली डेवलपर्स कई तरह के ऑफर्स के साथ अब हमें बाजार में आते हुए दिखेंगे, तो क्या ये मौका बनता है कि आप जाएं एक बार फिर बैठें उन ऑफर्स के साथ, थोड़ी सी और बार्गेनिंग करें तो आपको एक अच्छी डील अभी भी मिल सकती है जो आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा दे? बिल्कुल। एक्चुअली जैसा पंकज जी ने कहा, एक ग्राहक को या जो बायर सेगमेंट है उसको आप 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक वो है जो अपने रहने के लिए खरीद रहा है और दूसरा वो है जो निवेशक है जो उसमें एप्रिसिएशन के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ये जो समय आ रहा है मेरे ख्याल से ये अच्छा समय होगा। जैसा ये कह रहे थे, फिर एक बार उसे जोड़ दूं कि अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं तो कोई समय बुरा नहीं होता। आपको ये देखना होता है कि जहाँ आप जा रहे हैं वो जगह उसमें लिवेबिलिटी, हैबिटेबिलिटी है या नहीं और भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा या नहीं। लेकिन अगर आप निवेशक के तौर पे खरीदते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन सा समय है और वो कौन सी जगह है जहाँ पर इस समय कीमतें एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ से उनके ऊपर जाने के सारे कारण मौजूद हैं। अगर वो एक ऐसी जगह पर है, मान लीजिए आप उल्वे की बात कर लें या पनवेल की बात कर लें या किसी और ऐसी लोकेशन की बात कर लें जो कर्व में इस समय ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो जगह सही होती है। और अगर आप ऐसे समय पर लेते हैं जब इकोनॉमी में काफ़ी शेकआउट हो चुका है और अब आगे संभावनाएं अच्छा हो जाने की हैं, वो समय भी सही होता है। अगर आप इन दोनों बातों को एक के ऊपर एक रख दें तो आपके पास आसानी से कुछ समाधान आ जाएंगे। चाहे वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में हो या सिटी के अंदर कुछ ऐसे पॉकेट्स हों जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है और प्राइसेस अभी तक नहीं उठ पाई थी लेकिन अब उठेंगी। तो ऐसे सारे डॉट्स आपको एक नक्शे पर मैप कर लेने चाहिए। समय कोई बुरा नहीं होता। एक बार फिर इनकी बात को पुख्ता कर दूं, समय हमेशा सही होता है। फेस्टिव सीजन, समय से मेरा तात्पर्य यही था कि फेस्टिव सीजन एक तरह से उसमें और घी में शक्कर की तरह है, जहां पर और आपको फ्रीबीज मिलती हैं। कई जगह तो बाय वन गेट वन टाइप की स्कीम्स भी आने लगी हैं। तो ये सारा अगर आप मिला लें तो मेरा ख्याल है अच्छा समय है, आपको निवेश करना चाहिए इस समय।
राइट चलिए, तो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सार यही रहेगा कि जैसा हम हमेशा कहते हैं, इस समय कोई बुरा नहीं, लेकिन फिर भी एक जो बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या दाम गिर तो नहीं जाएंगे, क्या दाम बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएंगे। तो अभी शायद इन दोनों ही बातों में बहुत बड़ा कोई चेंज दिखे, इसमें अभी वक्त कम से कम साल 1.5 साल तक तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। और जहां तक बात है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में तो जरूर अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, और जिस तरह से अरविंद जी और पंकज जी ने दोनों ने कुछ पैरामीटर्स यहां पर बताए आपको, उनको आप अपने सामने रखिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। अगर आप खुद के रहने के लिए भी घर खरीदना चाहते हैं, जाहिर तौर पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 या 4 साल से अपना डिसीजन होल्ड करके रखा है, तो बिल्कुल यहां पर ले सकते हैं। कोई ड्रास्टिक चेंज यहां पर आता हुआ कम से कम 1 साल में तो नहीं दिखाई देगा। और उससे पहले जबकि कोई चेंज आएगा, हम एक बार फिर साथ में बैठेंगे और फिर से चर्चा करेंगे आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए प्रॉपर्टी मार्केट में। पंकज जी, अरविंद जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस स्पेशल एडिशन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नॉब्स हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर।